Hello friends, welcome. You are watching your channel Sri Ananta Tutorials. Today I am going to teach you about the polysaccharide. चलिए हम लोग देखते हैं। पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब फिर से उसे हम देख लेते हैं, रिमाइंड हो जाएगा थोड़ा सा। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत है। इंस्टेंट एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। यह संचित ईंधन का कार्य करता है। तो जब मेरा शरीर कैसे चलेगा? जब हमारे फूड में, हमारी थाली में थोड़ी सी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होगी। और देखा जाए तो इंडियन थाली में 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट जनरली होता ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो जब कार्बोहाइड्रेट का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? मोनोसैकेराइड के बारे में। और क्या देखा था? डाइसैकेराइड के बारे में। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। ठीक है, तो ये सबसे जटिल होता है, जैसे हमने पहले भी आपको बताया हुआ है। इसका निर्माण अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं के मिलने से हुआ है। ये ठंडे जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन जब इसे पकाया जाता है तो ये उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। ये पाचन योग्य होते हैं, परंतु सेल्यूलोज मानव में अपचनशील होते हैं। अब जो सेल्यूलोज होते हैं, ठीक है, सेल्यूलोज के बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। पर यहाँ पे देखते हैं जो ह्यूमन बॉडी होती है वो सेल्यूलोज को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। और जो एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेस्टिव जो होती है पावर इसमें होती है। ठीक है, ये मीठे नहीं होते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर यह जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं। क्लियर? इस प्रकार इसका कार्य ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का भी होता है। क्लियर? अब क्या है यहाँ पे? अब पॉलीसैकेराइड में भी हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। स्टार्च, ये स्टार्च पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आपका आता है। ये ठंडे पानी में अघुलनशील नहीं होते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये गर्म पानी में ही घुलनशील होते हैं। इनकी प्राप्ति वनस्पतिक जगत से होती है। अब पॉलीसैकेराइड हमें कहाँ से मिलेगा? तो पॉलीसैकेराइड जनरली हमें ज़्यादातर कहाँ से मिलता है? अनाजों से मिलता है। तो यहाँ पे क्या है? इसकी प्राप्ति वनस्पतिक जगत से होती है। जैसे अनाज है, फल है, बीज है उसके, तो ये इन सबों से हम लोगों को स्टार्च की प्राप्ति हो जाती है। अब जेलेटिनीकरण, ये जनरली जो होता है वो एग्जाम में आता है कि जेलेटिनीकरण होता क्या है। तो अब जो हम देखेंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए कि क्या होता है। अनाज को गर्म पानी में डालने पर जो सरल संरचना में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? जो चावल होता है जब आप उसको पकाते हैं तो उसमें माड़ निकलता है, स्टार्च निकलता है कि नहीं निकलता है? तो वो जो होता है जेलेटिनीकरण की प्रक्रिया होती है। अब क्या हुआ यहाँ पे? अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ है, अब कच्चा अनाज, ठीक है, जब आप लेते हैं, रॉ अनाज लिया आपने, लेकिन वो तो आप खाते नहीं हैं। तो जो मोनो के फॉर्म में जब होता है तो वो पकने पे क्या होता है? वो पॉली के फॉर्म में, पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में आ जाता है। तो वो अब पका तो थोड़ा सा उसमें मीठापन सा आ जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा पकने पर वो मीठापन का एहसास दिलाता है। अब जो कच्चे फल होते हैं वो पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होते हैं और पकने पर वो मोनोसैकेराइड के फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो मोनोसैकेराइड के फॉर्म में आए तो हम लोगों के बॉडी के लिए एब्जॉर्व करना इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पे, अब जैसे अमरूद है, अमरूद कच्चा है, वो किस फॉर्म में है? पॉली के फॉर्म में, पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में। लेकिन जब पक जाता है तो किसके फॉर्म में आ जाता है? वो मोनोसैकेराइड के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जिससे हमारा शरीर जो होता है वो इजिली एब्जॉर्व हो जाता है, उसमें हमारे शरीर में एब्जॉर्व हो गया। अब यहाँ पे मैंगो भी है, मैंने लिखा है आम। ठीक है, अब आम का भी वही है। पहले वो होता है जब कच्चा होता है तो किस फॉर्म में होता है? पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होता है। और जब वो पक जाता है तो वो मोनो के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड के फॉर्म में आ जाता है। अब सेल्यूलोज, यहाँ पे हम सेल्यूलोज, ठीक है, इसको इंग्लिश में सेल्यूलोज बोला गया। उसे हिंदी में भी सेल्यूलोज बोला और इंग्लिश में भी, तो उसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, क्लियर कर दिया है। अब सेल्यूलोज का, जैसे मैं पहले आपको बता रही थी कि ह्यूमन बॉडी में इसका पाचन जो होता है वो इजीली नहीं होता है। लेकिन जो एनिमल होते हैं, इजीली क्या इसका होता ही नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन एनिमल्स में, जानवरों में क्या हुआ? गाय, भैंस, बकरी, जितने भी जानवर होते हैं वो सब जो होते हैं उसका पाचन इजीली कर लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है उनके शरीर में। ठीक है,
अब सेल्यूलोज के जो रिच फूड होते हैं, अब जैसे हम लोगों के कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट से संबंधित जो भी बीमारी हो गई, तो सब लोग कहते हैं कि अंजीर खा लो। क्यों कहते हैं खा लो? अब अंजीर खाना इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज जो होता है वो हमारा शरीर जो होता है वो अंजीर है, कुछ अनाज के छिलके, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है। और अब यहाँ पे जैसे हमने बताया भी आपको कि पेट से संबंधित बीमारी में जो होता है वो अंजीर जो होता है वो फायदेमंद होता है, और ये इसमें न्यूट्रिशस वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसे खाना चाहिए। अब क्या है डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन में क्या हुआ, ये जो होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम अनाज को जैसे हम लोगों ने खाया तो खूब चबा चबा के खाने पे हमने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा सा मीठापन का एहसास होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका एग्जाम्पल आप ब्रेड ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, केक ले सकते हैं। तो ये सब आपके एग्जाम्पल किसके हो सकते हैं, डेक्स्ट्रीन के हो सकते हैं। अब आप जब रोटी बनाते हैं, एक आप एग्जाम्पल देखिए कि जब आपने रोटी बनाया तो फिर उसके ऊपर जब आप उसे सेकते हैं तो उसके ऊपर लाल से उसमें लाल रंग आ जाता है ना, ब्राउनिश थोड़ा हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, वो डेक्स्ट्रीन की वजह से होता है, क्योंकि उसमें डेक्स्ट्रीन पाया जाता है। और चावल को भी आपने थोड़ा सा भुना हल्की आंच पे, तो उसमें थोड़ा सा लाल लाल सा आने लगता है। ठीक है, जो लालिमासी आने लगती है, तो वो भी किस वजह से होता है, वो डेक्स्ट्रीन की वजह से होता है। तो ये सारी चीजें आपने डेक्स्ट्रीन में पढ़ी। अब क्या है, इसमें पॉलीसेकेराइड में और भी होते हैं, तो उसको आप अपना देख लीजिए, और भी इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे ग्लाइकोजन है, पैक्टिन है, ये सब भी हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से और क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो ये वाला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक, वो टीजीटी के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, अब आप अगर ये जितने भी एग्ज़ाम देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, इस तरह के एग्ज़ाम्स में, और ये सब बहुत अच्छे से आपको अगर क्लियर रहेगा, तभी आप इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो आप जो आते हैं, जो कंफ्यूज करते हैं, उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आपको ये कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप फिर मुझे बताइए कि आपको क्या क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो फिर आपको मैं नेक्स्ट उसमें लेक्चर में क्लियर कर दूंगी। ओके, बाय।